देखो अब चैप्टर देखेंगे आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन देखते हैं, इधर चैप्टर हो गया, एक सर्कुलर मोशन रहेगा आपका, उसके बाद आएगा फर्स्ट बुक में चैप्टर कोलिजन, फिर सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, फिर फर्स्ट बुक खत्म होगा, सेकंड पे तब आएंगे। तो अभी देखते हैं फिलहाल बात सर्कुलर मोशन की करते हैं। सर्कुलर मोशन पहले बेसिक सा बात करते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब क्या है? सर्कल में मोशन, किसी का मोशन किस में होना? सर्कल में होना, दैट इज सर्कुलर मोशन सिंपली है। अच्छा, उस पर बात करेंगे, लिखाएंगे भी। पहले सबसे बेसिक सा बात करते हैं, सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। क्या है? लिख लो, एक मिनट लिखना है तो। सर्कुलर मोशन लिखना, सर्कुलर मोशन क्या है? इज द मोशन along a circular path. सर्कुलर मोशन इज द मोशन along a सर्कुलर पाथ। बहुत बेसिक सा बात है। और क्या बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन को? और क्या बोल सकते हैं? और सर्कुलर मोशन इज अ मोशन, और ऐसे भी बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, in which distance from a fixed point always remains constant. In which distance from a fixed point, एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या रहेगा? डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स्ड, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? सेंटर। ऑब्वियस बात है, सेंटर। सर्कल पे मोशन, या फिर बोले तो एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सर्कल का सेंटर। तो उस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल पे जो मोशन करेगा पार्टिकल, यहां रहेगा मोशन करते, यहां आएगा, यहां आएगा, सर्कल पे जहां भी आएगा, इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? सेंटर होगा। सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये तो बात ठीक है। ध्यान रखो मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये नहीं बोला कि डिस्प्लेसमेंट फॉर अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो सर वेरी कर सकता है। क्योंकि क्यों वेरी कर सकता है? डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं पार्टिकल यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल ये होगी। अगर पार्टिकल यहां पे, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल इधर होगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल इधर होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में बात करूं तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो फिर क्या होगा? इसलिए डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं किया। अच्छा, एक बात और बात करें, सर्कुलर मोशन में कोई भी आगे जाके देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे क्या चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। और डायरेक्शन चेंज होने से कौन चेंज हो जाता है? वेक्टर। स्केलर हो सकता है पर वेक्टर क्वांटिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे मैं कुछ भी बात करूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? स्ट्रेट लाइन खुद डायरेक्शन बता रहा है कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। लेकिन कर्व पे डायरेक्शन पता करना हो, यहां डायरेक्शन पता करना हो, तो क्या करेंगे? यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहां पता करना होगा, यहां पे डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पता करना हो, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पता करना हो, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे v की डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो जा रही है ना। भले मैग्नीट्यूड सेम हो, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से घूम जाए, हम बोल सकते हैं स्पीड कांस्टेंट होगा, सेम स्पीड से पूरा सर्कल में घूम जाए, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भले स्पीड कांस्टेंट हो जाए, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगी? चेंज होगी। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? सर्कल कैसे बनता है? आप सिंपल सा बात करो, क्यों टेंजेंशियली डायरेक्शन है? सर्कल कैसे बनता है? ऐसे ऐसे मान लो कि आप साइकिल ही चला रहे हो, तो साइकिल को मान लो किसी पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाना है सर्कुलर, तो जब चक्कर लगाओगे तो साइकिल को आपको हर एक पॉइंट पे हैंडल मुड़ाना पड़ेगा। इधर मुड़ाना होगा, फिर इधर मुड़ाना पड़ेगा, फिर इधर मुड़ाना पड़ेगा, फिर इधर मुड़ाना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे हैंडल क्या होगा? मुड़ाना पड़ेगा। अगर हैंडल जहां नहीं मुड़ाओगे, मान लो इस पॉइंट पे हैंडल नहीं मुड़ाएंगे, तो क्या करोगे? सीधा निकल जाओगे। फिर इस पॉइंट पे हैंडल बोलोगे हम नहीं मुड़ाएंगे, सीधा निकल जाएगा। इधर नहीं मुड़ाओगे, सीधा निकल जाओगे। यानी किसी पॉइंट पे आप डायरेक्शन चेंज ना करो तो कैसे निकलोगे? टेंजेंशियली निकल जाओगे ना। तो डायरेक्शन इसलिए क्या बोलते हैं? टेंजेंशियली। अच्छा, और बेसिक थोड़ा सा बात करें, सर्कुलर मोशन में
सबसे नेसेसरी चीज क्या है जिसकी वजह से मोशन सर्कुलर होगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। सर्कुलर मोशन पॉसिबल होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, अब देखो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर बन रहा है, इस पॉइंट पे देखोगे इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर बनेगा, इस पॉइंट पे देखोगे टेंजेंट इधर बनेगा। तो हर पॉइंट पे क्या चाहेगा, पार्टिकल की टेंजेंशियली बाहर निकल जाए, टेंजेंशियली बाहर निकल जाए। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं ये ऐसे बाहर ना निकले, ये ऐसे बाहर ना निकले फिर घूम जाए, फिर इस पॉइंट पे चाह रहे हो ऐसे बाहर ना निकले फिर घूम जाए, फिर इस पॉइंट पे चाह रहे हो ऐसे बाहर ना निकले फिर घूम जाए। तो इसके घूमने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए कि एक फोर्स होना चाहिए सेंटर की तरफ में, जो कि हर पॉइंट पे क्या करेगा, इसको खींचेगा अंदर की तरफ में। एक फोर्स पक्का लगेगा सेंटर की तरफ में जो हर पॉइंट पे क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींचेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर ये फोर्स नहीं होता अंदर की तरफ में, ये सीधा निकल जाता। ये सीधा निकलना चाह रहा है लेकिन कोई इसको पकड़ के अंदर खींच दे रहा है, फिर ये यहां से सीधा निकलना चाह रहा है पर एक फोर्स इसको अंदर खींच दे रहा है। जिस पॉइंट पे भी इस पॉइंट से सीधा निकलना चाह रहा है, एक फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है। उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये सीधा निकलना चाह रहा है, सीधा ना निकल के फोर्स इसको खींच ले रहा है, फोर्स को खींच रहा है, पाथ सर्कुलर बन जा रहा है। फिर इस पॉइंट पे चाहा, फिर इस पॉइंट पे चाहता है कि सीधा निकल जाए, फिर इस पॉइंट पे सीधा निकल जाएगा। लेकिन फिर क्या करता है, एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींचता है, फिर एक फोर्स सेंटर की तरफ खींचता है जो उसको ऐसे निकलने ना देके, इधर निकलने ना देके फिर मोड़ देता है। तो हर पॉइंट पे एक फोर्स है जो सीधा ना निकल के देने के लिए बदले उसको क्या करता है, मोड़ देता है। यानी हर एक पॉइंट पे एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ पुल करता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे डिटेल इसका देखेंगे, अभी केवल मैं बेसिक बता रहा हूं, आगे इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे, वैल्यू भी देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, पर अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं। यानी सर्कुलर मोशन होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होना। अगर ये फोर्स ना हो किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे ये फोर्स ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। अगर इस पॉइंट पे ये फोर्स नहीं होगा अंदर की तरफ में तो पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। यानी एक फोर्स होना चाहिए जो सेंटर की तरफ खींचेगा, जो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सर्कुलर मोशन होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होना। पहले बताओ ये क्लियर है? तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब आते हैं इसके टर्मिनोलॉजी पे, एक एक टर्म पे, डेफिनेशन पे। पहले बेसिक सर्कुलर मोशन क्या होता है बताया। अब मामला क्या होगा, पहले लीनियर में सब हम पढ़ चुके हैं। जब पार्टिकल सीधा चलता है तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में चेंज को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। पर ये सीधा बात करें स्ट्रेट लाइन में। अब सारी बातें क्या करेंगे, घूमने में, सर्कल में। तो सारी बातें घूमने में करेंगे तो जितना लीनियर में था वही टर्म आएगा, बस वही टर्म किस में आएगा, घूमने में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं, वहां डिस्प्लेसमेंट था, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि जब सर्कल पे पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या चेंज होगा, सेंटर के साथ एंगल चेंज होगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि मान लो ये सर्कल है, अभी पार्टिकल यहां है और सर्कल का सेंटर मान लो यहां पे, अभी पार्टिकल यहां है, कुछ देर बाद पार्टिकल मान लो यहां पहुंच गया। तो इस पॉइंट को मिला दोगे यहां से और इस पॉइंट को यहां से मिला दोगे तो कोई एंगल बनेगा, उसको थीटा बोला। आ रही बात समझ? अगर पार्टिकल चलते हुए फिर यहां पहुंच गया तो फिर इसको मिला दोगे, एंगल ये बन जाएगा, फिर एंगल चेंज हो गया। फिर पार्टिकल घूमते हुए सर्कल में यहां आ गया, फिर इसको मिला दोगे, अब नया एंगल जो बन गया इनिशियल से वो ये बन गया। तो जैसे पार्टिकल सर्कल पे घूमता जा रहा है क्या होता जा रहा है, एंगल चेंज होता जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल का चेंज होना। तो यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली हम बोलेंगे, किसी एक पॉइंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल ने कहीं से चलना शुरू किया और डिस्प्लेसमेंट के लिए कहीं से कहीं जाना पड़ेगा। तो पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, मान लो कुछ देर बाद यहां पहुंचा, तो यहां से चलना शुरू किया, मान लो P पॉइंट है, ये चलना शुरू किया, यहां से Q पॉइंट तक पहुंचा, ये सेंटर है, यहां से यहां चला तो कुछ एंगल बना, एंगल को हमने लिखा थीटा। यही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखते हैं थीटा से। यानी इसको डिफाइन क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या है, एंगल कब बनता है, जब पार्टिकल सर्कल पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो एंगल बनाता है। कौन बनाता है, इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला, सॉरी इस पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दोगे तो इस लाइन को क्या बोलोगे, रेडियस। इस ये रेडियस ही तो है OP, और OQ भी क्या है, रेडियस ही है। यानी रेडियस एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचा के बीच जो एंगल बना उसको बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या थोड़ा और अच्छे से बोले तो बेसिकली ये डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है ना, वेक्टर पहले O to P अलग डायरेक्शन है, O to Q अलग डायरेक्शन है, तो क्या बोलेंगे, अलग डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है, वेक्टर।
तो बोलेंगे बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर अच्छे लैंग्वेज में बोलेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली एंगल चेंज बाय क्या होगा, रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर चूंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह जब पहुंच रहा है। पहले बोलो इतना समझ में आया? तो पहले लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका डेफिनेशन लिखो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल moving along, angular displacement of a particle moving along a circular path, moving along a circular path, moving along a circular path is defined as बोर्ड पे लिखा है एंगल, एंगल स्वेप्ट बाय, बोर्ड पे लिखा है एंगल स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट मतलब मेड बाय, जो बना है, जो स्वेप्ट बोलते हैं, स्वीप करना समझते हैं ना, स्वीप किया, तो उसी से बना है स्वेप्ट। तो स्वेप्ट बाय जो कंटेन किया, कर्टेल किया, एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर in a given radius vector in a given interval of time, given interval of time, given interval of time। अब देखो जरा सा यहाँ पे, ये रेडियस है, इसको r से लिखा, रेडियस है r से लिखा, p से q जो गया सरकमफेरेंस पे, ये कुछ लेंथ होगा, इस लेंथ को मान लो l लिखा, इस लेंथ को लिखा l से, तो एंगल ही तो है ना, यही एंगल ही क्या है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे समझना, थीटा इक्वल टू, आपने पढ़ा है बेसिक मैथ में भी बताया है मैंने कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, सर्कल में अगर रिप्रेजेंट करते हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस, एंगल इक्वल टू क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना है, l से लिखा है, और रेडियस क्या है, r, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, l बाय r। अच्छा जरा मुझे कुछ चीज बता दो, तो पहला ऐसा यूनिट बता दो क्या होगा इसका, एंगल ही है ना, एंगल का ऐसा यूनिट बताया था बेसिक मैथ में, क्या बोलते हैं, रेडियन। ये मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, बेसिक मैथ में पूरा बता चुका हूं, किसी को अगर दिक्कत है रेडियन। एंगल डिग्री भी होता है यूनिट, पर ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। पूरी कहानी डिटेल में मैंने बेसिक मैथ में बताया, अगर बहुत ज्यादा जानना है तो आप बेसिक मैथ का लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, वहां बताया हुआ है, या फिर तुमको फिर यूनिट और मेजरमेंट में भी बताया है, ठीक है। और डायमेंशन यूनिट मेजरमेंट में भी दिख जाएगा। डायमेंशन इसका क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, हाँ चूंकि L क्या है, लेंथ का L लिखते हैं और रेडियस R का भी L लिखते हैं, L बाय L क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो ये क्या होगा बेसिकली, यूनिट ऐसा यूनिट तो रेडियन होगी, और डायमेंशन बोलेंगे तो डायमेंशनलेस, ठीक है, इतना नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। सर्कुलर मोशन देख रहे थे हम, ठीक है, कल की क्लास में सर्कुलर मोशन पूरा नहीं, शुरुआत ही हो पाया था, हल्का सा लेक्चर कुछ मिनट हो पाया था, तो इसीलिए फिर कुछ कल का लेक्चर और बाकी जो आज का होगा वो क्लब करके डाल देंगे, ठीक है। तो YouTube पे क्लब करके जाएगा, इसीलिए आपको अलग मिलेगा, नहीं तो लगेगा कि कल के लेक्चर में था ठीक ठाक दाढ़ी, आज कहाँ गायब हो गया अचानक। तो ऐसा कल का लेक्चर अलग है, आज अलग है, लेकिन दोनों को क्लब कर दिए, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर देखते हैं, अगला टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बात कर लिया था ना पूरा, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बात कर लिया था, समझ चुके थे, ठीक है। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से। ये W का सिंबल है, इस तरह से सिंबल, अलग अलग सिंबल होता है ना, जैसे ये होता है, इसको क्या पढ़ रहे हैं, थीटा बोलते हैं, उसी तरह से इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का सिंबल, इसको बोलते हैं ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को इस सिंबल से लिखते हैं ओमेगा से।
तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे लीनियर में टर्म्स देखा था ना, वो सारी चीजें क्या होती है एंगुलर में भी होती है। लीनियर में क्या है, सीधा चलना, सीधा चलना, डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। उसी तरह से यहां भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या होगा, वेलोसिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चेंज कैसे, यहां पे सर्कल में, यहां डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने का मतलब पार्टिकल कैसे घूम रहा है, सर्कल में, और सर्कल में घूमने से क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। जैसे मान लो पार्टिकल पहले यहां पे था, मान लो θ1 एंगल पे, फिर अगली पोजीशन ये हो गई, मान लो ये वाली ये हो गई θ2 एंगल, तो एंगल में चेंज आया ना, θ2 माइनस θ1 कितने टाइम में, कुछ टाइम में, t टाइम में। तो चेंज इन, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, यहां चेंज इन क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाय t। तो ओमेगा सिंपल क्या बोलेंगे, ओमेगा इक्वल टू थीटा में चेंज, थीटा में चेंज को क्या लिखोगे, डेल थीटा, डेल थीटा बाय गिवन टाइम इंटरवल में डेल टी। तो पहले हम बेसिक लिखते हैं, पहले लिखो एंगुलर वेलोसिटी, लिखना डेफिनेशन सिंपल क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement with respect to time, with respect to time। कुछ रटना नहीं है, जो साफ साफ दिख रहा है वही देख के लिखा है। सिंपल क्या है, थीटा बाई टी, ठीक ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे वेलोसिटी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट आप नहीं चेंज है डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी अगर ऐसा यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा बाई टी है ना, तो थीटा क्या यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जल्दी बताओ सर। थीटा क्या होता है, रेडियन, रेडियन, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशन बोलेंगे तो देखो थीटा क्या बताया था, डायमेंशन लेस, और थीटा बाई क्या है, टाइम है ना। तो थीटा डायमेंशन लेस है, पर टाइम की तो डायमेंशन है ना, तो क्या हो जाएगा, टी नीचे आएगा, 1/t। 1/t का मतलब क्या है, t माइनस 1, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, t माइनस 1। अच्छा देख लो एक बार मैं लिखा देता हूं, फिर लिखना। दो चीजें बताया था, एक एवरेज बताया था, एक इंस्टेंटेनियस बताया था। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल अपॉन टोटल। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल अपॉन टोटल। किसी गिवन टाइम इंटरवल में बात करते हैं तो एवरेज, जैसे हम डेल्टा वी बोलते थे तो क्या बोलते थे, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी। हम किसी गिवन टाइम इंटरवल में क्या बोलते थे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। उसी तरह से यहां पे क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर टाइम इंटरवल में तो वो क्या है, एवरेज। तो एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। चीजें वही रहेगी, बस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, चीजें वही रहेगी, प्रोसेस वही रहेगा, बस जिस जगह जो फॉर्मूला आ जाएगा वो यूज कर लेंगे। तो ओमेगा एवरेज क्या बोलेंगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। और पता है आपको, अगर मैं यहां पे बोलना चाहूं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो जैसे मैं जब लिख रहा हूं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, वो क्या है, वो है एवरेज। लेकिन जैसे ही मैंने टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करने लगे, उसको मैथमेटिकल लिखने का तरीका कैसे है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो जैसे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करने लगे, ये क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस। इसी को मैथ्स में क्या लिखा जाता है, डेल्टा थीटा बाई डेल टी इन अ गिवन सच दैट लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन, डी थीटा बाई डी टी। वैसे ही वेलोसिटी में लिखा करते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डी एक्स बाई डी टी। यहां क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। बात समझ में आ रही है, तो इतना पहले लिख लो, फिर एक मिनट जल्दी से फिर बात करना। देखो ओमेगा इक्वल टू बता दिया था ना, डेल थीटा बाई डेल टी। तो डेल थीटा बाई डेल टी, इससे कुछ और फॉर्मूला भी निकल के आ सकता है, देखते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं पूरे सर्कल के लिए, अगर मैं पूरे सर्कल के लिए बात करूं, देखो कंप्लीट सर्कल के लिए, तो पूरा सर्कल घूमना मतलब जहां से चले फिर वहीं आ जाना। मान लो यहां से चले पूरा सर्कल घूमने का मतलब फिर से घूम के यहीं आ जाना। और पूरा सर्कल घूमने में कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री बनेगा।
तो पूरा सर्कल घूमने में ये जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा 360, और 360 को रेडियन में क्या लिखते हैं 2 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू, अगर मैं एक पूरे सर्कल के लिए बात करूं, फॉर अ कंप्लीट सर्कल, अगर पूरे सर्कल के लिए बात करूं तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल टी, और डेल्टा थीटा पूरे सर्कल के लिए एंगल क्या बन रहा है 2 पाई, और टाइम कुछ लग रहा है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है ना उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। आगे जाके जब ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जब एसएचएम चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 11 का सेकंड लास्ट चैप्टर, तो वहां पे फिर बात करेंगे कि टाइम एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए। अभी फिलहाल जानो एक पूरा रिवॉल्यूशन मतलब जहां से चले, यहां से चले, फिर घूम के यहीं आ गए, इस पूरे में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड लिखना है तो लिख लो कहीं, टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड, यहां पे रिवॉल्यूशन बोलेंगे, वहां ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक पूरा रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। एक पूरा रिवॉल्यूशन का मतलब है जहां से चले फिर वहीं आ गए, यानी पूरे 360 डिग्री में। दो रिवॉल्यूशन का टाइम कितना होगा 2t, तीन रिवॉल्यूशन का 3t, आधे रिवॉल्यूशन का t/2, 1/4 का t/4। तो ठीक है, यहां हम बात करें पूरे का, तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी, तो पूरा क्या बनेगा 2 पाई। और एक पूरे रिवॉल्यूशन का टाइम को क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को लिखते हैं कैपिटल टी से। तो ये ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, एक चीज ये भी निकल के आएगा 2 पाई बाई टी। और इससे एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, दो चीजों का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक तो एम्पलीट्यूड पहले बताया था, एक टाइम पीरियड, एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, वो तो फॉर्मूला हुआ। फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, टाइम पीरियड से कहेंगे टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि नहीं पढ़े हैं तो बात भी नहीं करेंगे। एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। होता क्या हमको समझा दो ना। क्रश से ट्रफ का डिस्टेंस होता है फ्रीक्वेंसी, क्या कितना, हाँ ऑसिलेट किया, या यहां पे बोलेंगे रिवॉल्यूशन किया। मतलब टाइम पीरियड बोल दिया टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ऑसिलेशन के केस में, टू एंड फ्रो मोशन के केस में उसको बोलेंगे ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी यहां क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी यहां से चला फिर यहीं आ गया, समझो जरा, यहां से यहां आ गया, एक सेकंड बीचा, तो कितना बार चक्कर काटा, एक सेकंड में एक बार, तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 1। अगर एक सेकंड में समझना, ऐसे एक बार, फिर 2 बार, 3 बार आ गया, और टाइम बीता कितना है 1 सेकंड। 1 सेकंड में 3 चक्कर लगा लिया पूरा, फ्रीक्वेंसी कितना बोलेंगे 3। समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। जब एसएचएम चैप्टर पढ़ेंगे ऑसिलेशन तो वहां बोलेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, या सिंपल बोलते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी को सिंपली बोलेंगे तो नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में भी लिख लो, frequency may be defined as number of revolution। frequency may be defined as, चूंकि सर्कुलर पढ़ रहे हैं तो इसी के लिहाज से मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज frequency may be defined as number of revolution। बोर्ड पे लिखा है, ब्रैकेट में लिख लो रिवॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लो ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं और रिपीटेशन भी बोल सकते हैं, सिंपल एक ही बात है। यहां पे हम चूंकि सर्कुलर के पढ़ रहे हैं इसलिए रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, चक्कर। हाँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 सेकंड है पर यूनिट टाइम, मतलब 2 सेकंड के टाइम को फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, 5 सेकंड के टाइम को फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे, 1 सेकंड के टाइम को बोलेंगे। मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑसिलेशन और रिपीटेशन। उस चैप्टर में ऑसिलेशन रिपीटेशन की बात करेंगे, ऑसिलेशन की बात करेंगे, रिपीटेशन तो हमेशा बात करते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो क्लियर है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कोई रिलेशन होता है क्या, क्या 1/t, f इक्वल टू 1/t या t इक्वल टू 1/f की बात है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिवॉल्यूशन पढ़े होगे, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू क्या होता है 1/t। सिंपल कैसे होता है 1/t, f इक्वल टू 1/t कैसे होगा, सिंपल मैथ लगाओ ना, यूनिटी मेथड जानते हो,
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसमें इतना, तो एक में कितना, तो 1/this, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड। आप जरा बात समझो यहाँ पे, तो 1/t की जगह हम f लिख सकते हैं, तो 1/t की जगह यहाँ f लिख लेंगे, तो ओमेगा का एक फॉर्मूला ये भी निकल के आएगा 2πf। तो ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ये सब आगे के चैप्टर में या बहुत जगह काम देगा। 2π/t भी बोल सकते हैं और 1/t को f लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πf भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तुम ठीक है बालिक करने तो देख लो क्या, ठीक। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अब अगर सिंपल पहले बात करें तो पहले ये लिखते हैं, फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस सब देखेंगे। तो पहले लिख लो, सिंपल सा लिख लो, एंगुलर एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज, या एंगुलर एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज, कुछ नहीं है, आप खुद जो दिख रहा है वही लिखना है, कोई जरूरी नहीं हम जो लिखा है वही लिखो। एंगुलर एक्सेलरेशन समझ गए, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। एंगुलर एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, may be defined as rate of change of angular velocity, rate of change of angular velocity with respect to time, rate of change of angular velocity with respect to time, ठीक है, rate of change of angular velocity with respect to time, clear है। अब इसका SI यूनिट क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ओमेगा का, अभी देखिए रेडियन पर सेकंड ना, कंफ्यूज भी करते हो तो वेलोसिटी का ध्यान रखोगे, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो यहां मीटर की जगह क्या आता है रेडियन, एंगल आता है रेडियन पर सेकंड, और टाइम का क्या है सेकंड, तो क्या हो जाएगा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लीनियर का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर की जगह एंगल है लेंथ की जगह, तो क्या लिखते हो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, ओमेगा का देखा क्या होता है 1/t, इसका मतलब t-1 और एक और t आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/t की पावर 2 यानी t-2। कई जगह बुक्स में या कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है, आप जैसे लिखो। ऐसे भी लिखता है कि बेसिक MLT को मानता है, तो m नहीं है तो m0 L0 t-2, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा सकता है, आप जैसे लिखो, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसमें और बात करें, यहां भी हम बात कर सकते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस की, वैसे ही बात करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज को क्या लिखते हैं, जब भी इंटरवल टाइम इंटरवल में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं एवरेज, तो अल्फा एवरेज, अल्फा एवरेज क्या लिखेंगे डेल ओमेगा बाय डेल टी, अल्फा एवरेज क्या लिखेंगे डेल ओमेगा बाय डेल टी, तो अल्फा एवरेज डेल ओमेगा बाय डेल टी। यहीं पे अगर इंस्टेंटेनियस लिखना पड़े, इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे बताओ, इंस्टेंटेनियस लिखना है कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे कैसे करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो पर्टिकुलर टाइम पे लिखने का तरीका क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल टी क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। डिटेल मतलब इसका क्या होता है कई बार बता चुके हैं, तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाय डी टी, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा एक और देख लो, इसको एक बार में नोट कर लेना, देख लो, याद करो हमने वहां जो बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब बताया था, तो a इक्वल टू बताया था dv बाई dt इन टर्म्स ऑफ टाइम, dv बाई dt बताया था, और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन भी बताया था। पोजीशन याद करो v dv बाई dx, तो अल्फा का भी दो टर्म में बात कर सकते हैं, एक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये है जब अल्फा क्या हो एज अ फंक्शन हो, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो ये टर्म में, और अगर पोजीशन के टर्म में, यहां पोजीशन का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा के टर्म में बात करना होगा, अगर ओमेगा फंक्शन ऑफ थीटा हो,
फंक्शन ऑफ थीटा हो, यहां ओमेगा क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो हमने डिफरेंशिएशन क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया। और ओमेगा फंक्शन ऑफ थीटा है, अगर ओमेगा फंक्शन ऑफ थीटा है मतलब एफ का मतलब फंक्शन ऑफ थीटा मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है, उस केस में क्या लिखोगे, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू हमको लिखना पड़ेगा थीटा। हमारे पास तो एक फॉर्मूला है डी ओमेगा बाई डी टी, इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना है, तो क्या बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। बताओ ऐसे लिखा जा सकता है थीटा के टर्म में? हाँ। एक तरह से डी थीटा चला गया, वही चीज है डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, तो एक बात बताओ, अल्फा इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी को कुछ लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डी थीटा बाई डी टी को लिखा ओमेगा, तो ओमेगा इंटू क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थीटा ये निकल के आया, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, इसको रिप्लेस किया। तो यहां भी इसके दो फॉर्मूले आ गए, इन टर्म्स ऑफ थीटा और इन टर्म्स ऑफ टी, कुछ अलग नहीं है। अगर ध्यान रखना है तो कंपेयर वहां से अगर करोगे तो पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले भी दो फॉर्मूला पढ़ा था, सारा रिलेटेबल है। पहले पढ़ा था एक्सेलरेशन, याद करो, ए इक्वल टू एक पढ़ा था डीवी बाई डी टी पढ़ा था, और एक ए इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ पोजीशन पढ़ा था वी डीवी बाई डी एक्स, ये पढ़ा था। यहां पे लिखने जाएंगे तो ए की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा, लीनियर की जगह एंगुलर, वी क्या लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। उसी तरह से ए की जगह क्या लिखेंगे अल्फा, वी की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा, यहां पे वी की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे टी, डिस्प्लेसमेंट की जगह टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसकी जगह क्या लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे थीटा। तो यही फॉर्मूला बन के आया। तो याद रखना तो आसान है कंपेयर करके, ठीक है, तो नोट कर लो। अब देखो इसमें बात हो गया, अल्फा के लिए बारे में बात कर लिया, ओमेगा बात कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो एंगुलर और लीनियर में रिलेशन भी होता है कुछ, क्या है देखते हैं। तो दो रिलेशन है, एक रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी को v। तो v और ओमेगा में कुछ रिलेशन होता है, तो ये आपको एक ही याद रखना पड़ जाएगा। तो खैर देख लो कैसे, v इक्वल टू बोलते हैं ओमेगा क्रॉस r, v इक्वल टू बोलते हैं ओमेगा क्रॉस r। वेक्टर प्रोडक्ट है तो ध्यान रखना v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r बोलते हैं, कभी r क्रॉस ओमेगा मत लिख देना, क्योंकि वेक्टर में पता है a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों एक दूसरे के क्या होता है अपोजिट, तो ओमेगा क्रॉस r ही है, ठीक है। तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v क्या है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल घूम रहा है तो जरा समझो, और अलग मोशन में भी v लगता है, जहां पे भी एंगुलर होता है मतलब एंगल घूमने की बात होती है, वहां अप्लाई होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। रोटेशन चैप्टर में देखेंगे जब रोटेट कर रहा है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्पेशली सर्कुलर मोशन की। तो वेलोसिटी किसी पॉइंट पे मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो वेलोसिटी यहां कैसे होगा टेंजेंशियली, वेलोसिटी कैसे होगा टेंजेंशियली होगा, ऐसे समझना, v इधर डायरेक्शन होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, और r की डायरेक्शन क्या होगी इधर होगी, तो v और r के बीच में क्या एंगल बन रहा है 90 बन रहा है। और ओमेगा क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा क्रॉस r। यहां पे जब हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड, जब लिखेंगे मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड, तो v इक्वल टू ओमेगा r, या क्या बोलते हैं r ओमेगा। तो इसको एक ध्यान रखना, v इक्वल टू ओमेगा r या फिर r ओमेगा, v इक्वल टू ओमेगा r या फिर r ओमेगा, ठीक। ये v क्या है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। एक और रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ध्यान रखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरीके से हम ये भी बोलते हैं कि v के जगह पे क्या लिखेंगे a, और ओमेगा के जगह पे क्या आएगा अल्फा,
तो ये फॉर्मूला बनता है अल्फा क्रॉस आर, ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। मैग्नीट्यूड वाइज बोलेंगे तो ए इक्वल टू क्या होगा, अल्फा आर बोलो या फिर आर अल्फा बोलो, ए इक्वल टू आर अल्फा या अल्फा आर जो बोलो, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है, आर अल्फा, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करके भी ला सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इससे लिखना है ना तो सिंस v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, एक काम करते हैं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो विथ रिस्पेक्ट टू t जब डिफरेंशिएट करोगे ये क्या लिखोगे, dv बाई dt, और इधर क्या लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा क्रॉस आर dt लिखेंगे। आर गिवन के लिए रेडियस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, जो भी आर है अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर, तो इसका होगा डी ओमेगा बाय डी टी। आर कांस्टेंट है, जैसे है वैसे ही क्रॉस को बाहर किया, समझना। यही था, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, इधर भी किया इधर भी किया। यहां आर कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाय डी टी किया, आर को अलग रखा, और डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है, अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा क्रॉस आर, यही समझे बात को। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर और a इक्वल टू क्या है, अल्फा क्रॉस आर, दो रिलेशन है ना। तो सिंपल सा क्या है, अगर मैं v और ओमेगा को कनेक्ट कर रहा हूं तो दोनों में कनेक्शन भी होना चाहिए, नहीं एक की वजह से दूसरा होना भी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा इंटू आर इक्वल टू वी, यानी कि या तो v की वजह से क्या है ओमेगा हो, v अगर कोई वेलोसिटी लगे तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूं कोई वेलोसिटी लगे, लीनियर वेलोसिटी हो, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी भी होना चाहिए। लीनियर वेलोसिटी कैसे लगता है, किसी पॉइंट पे टेंजेंशियली लगता है v, और ओमेगा क्या होता है, घूमने वाला। तो आप समझ लो ये जैसे सर्कल समझ लो, ये सर्कल है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये इसको मान लो किसी पॉइंट पे इसको टेंजेंट की तरह समझ लो कि ये अगर मान लो ये सर्कल है तो इस वाले एंड को देखना, ये अगर मैं बोल रहा हूं तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो सकती है टेंजेंशियली, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर मैं समझो सर्कल है, इसको मैं किसी चीज पे लपेट दूं, इसको मान लो किसी चीज पे लपेट दूं, मान लो किसी आपका कड़ा है या किसी पे लपेट दूं और इसको पकड़ के खींचूं, तो क्या वो घूमेगा, घूमेगा ना। यानी कि या मैं सिंपल अगर बताऊं कि मान लो कि एक तुम्हारा यही है या कड़ा है या ये है, समझो ये है, इस पे मैंने सर्कल समझ लो, इस पे धागे को लपेट दिया, समझना, इस पे धागे को क्या किया, लपेट दिया। एक हिस्सा अंदर चला जाएगा, लपेट लपेट के एक हिस्सा बाहर निकल जाएगा, उसको हल्का सा लटका के छोड़ दिया। तो जो हिस्सा हल्का सा लटका के छोड़ दिया वो ऐसे बाहर की तरफ टेंजेंट की तरह झूलता रहेगा। अगर मैं उसको पकड़ के खींचूं तो मैं वेलोसिटी दे रहा हूं कैसे, टेंजेंशियली, और उसकी वजह से ये घूमेगा। तो यानी इसमें v देने से, लीनियर वेलोसिटी देने से इसमें एंगुलर वेलोसिटी आएगा, तो इसी v की वजह से ओमेगा आता है। तो इसलिए v और ओमेगा कनेक्ट है, v इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ हाँ, उससे चक्री को, हाँ चक्री को क्या हम v पकड़ के खींचते हैं, v और ओमेगा कनेक्ट, हाँ v और ओमेगा कनेक्ट इसी वजह से है। अगर कोई चीज टेंजेंशियली दे रहा है ना तो उसकी वजह से मैं बताना चाह रहा हूं ओमेगा है, v की वजह से ओमेगा है, मतलब क्या है कि जैसे समझने के लिए अगर क्यों कनेक्ट है, हाँ लट्टू भी कनेक्ट, हाँ वो वाला भी कनेक्ट क्यों है मैं वो बता रहा हूँ। v ओमेगा दोनों बिल्कुल अलग चीज नहीं है, कनेक्ट है मतलब कोई रिलेशन होगा। तो इस पर से धागे को लपेट दिया समझो, तो धागे को पकड़ के जब खींचोगे यानी वेलोसिटी कैसे दे रहे हो, टेंजेंशियली, उसकी वजह से इसमें क्या है, वो घूमेगा। यानी v की वजह से क्या आया, ओमेगा आया। v की वजह से ओमेगा कितना आएगा ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड इस पे करेगा कि इसका रेडियस कितना है। अगर छोटा सर्कल लेंगे समझना उतने ही v पे, और बड़ा सर्कल लिए तो जितना बड़ा सर्कल लेंगे, सेम अगर मास है सेम इसका, तो बड़ा सर्कल ज्यादा तेज घूमेगा कि कम घूमेगा, बड़ा सर्कल ज्यादा तेज घूमेगा कि कम घूमेगा, कम घूमेगा। क्यों, ओमेगा इक्वल टू क्या है, यहां से देखोगे तो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, आर बढ़ाएंगे तो ओमेगा क्या होगा, घटेगा। तो बड़ा सर्कल बनाएंगे और सेम वी लगा रहे हैं, अगर बड़ा सर्कल रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका तुम्हारा अगर आर बढ़ेगा या बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ओमेगा घटेगा, कम स्पीड से, एंगुलर कम स्पीड से रोटेट करेगा। यानी कि v की वजह से क्या है,
ओमेगा है, इसलिए वी ओमेगा रिलेशन हुआ। और वी की वजह से ओमेगा कितना होगा डिपेंड क्या करेगा, उसका रेडियस कितना है। बात आ रही है समझ में? यही चीज आपका फिर वहां पे कुछ और भी होता है, वहां पे रोलिंग एक पढ़ेंगे रोटेशन में, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग गियर के केस में होता है। छोटा गियर ज्यादा तेज घूमता है, बड़ा गियर धीरे घूमता है। जो बाइक वाइक में गियर लगाते हो ना कि गियर 1 2 3 4, फोर्थ गियर पे ज्यादा तेज घूमता है, चला सकते हो गाड़ी। थर्ड गियर पे उससे कम तेज। अगर आप बहुत तेज चला रहे हो, गियर 1 2 है तो कट कट करने लगता है गियर, मतलब कट कर मतलब गियर ढंग से इंगेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बड़े में क्या होता है पता है, क्लच लेके गियर करते हो। जहां क्लच सिस्टम है गियर, तो बाइक वगैरह में क्लच लेके हम गियर बदलते हैं, या गाड़ी में भी तो क्लच लेके क्या करते हैं, क्लच का काम है गियर को हटाना। और जब स्पीड ज्यादा, हम गियर बढ़ा रहे हैं, स्पीड ज्यादा है, तो गियर कौन सा इंगेज होगा? हर एक गियर जो माउंटेड होता है ना, रॉड पे माउंटेड होता है, शाफ्ट में, जिसको शाफ्ट बोलते हैं, तो अलग अलग साइज का होता है, बड़ा गियर, फिर छोटा गियर, फिर छोटा। तो जब हम ज्यादा गियर लेते हैं ना, फोर्थ गियर, तो छोटा गियर इंगेज होता है, एक गियर दूसरे से इंगेज हो जाता है। जब हम स्पीड कम करते हैं, कम गियर लेते हैं, तो बड़ा गियर इंगेज होता है, बड़ा गियर कम घुमाता है, छोटा गियर ज्यादा तेज घुमाता है। तो हम क्लच लेके, क्लच हटाता है, 2 गियर का कांटेक्ट हटाता है, फिर जिस गियर पे सेट करता है जाके गियर उस पे सेट हो जाता है। तो वो बाकी और भी फंडा है, लेकिन सिंपल सा अभी समझा जाए तो v ओमेगा से रिलेटेड है, इसलिए रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, और फिर डिफरेंशिएट करके दूसरा रिलेशन है। तो इतना पे आज रहने देते हैं, फिर अगली जो क्लास होगी उसमें फिर डिटेल काफी बातें होगी, ठीक है। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह, फोर्स वगैरह बहुत सी बात करेंगे, ठीक है।